हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द थिंक टैंक में। ये हमारी जो पॉलिटी किसी के ऊपर जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम आर्टिकल 16 को कवर करेंगे, फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है, जैसे हमने पहली वीडियो में आर्टिकल 12, 13, 14, 15 को कवर करा था, इसमें हम आर्टिकल 16 को कवर करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट लॉ हैं उसे कवर करेंगे। और जो लॉ कवर नहीं हो पाएंगे उसे मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 16। आर्टिकल क्या हमने पढ़ा, फंडामेंटल राइट पढ़ा था, राइट्स पढ़े थे। उसमें 6 कैटेगरी थी। एक कैटेगरी क्या थी? राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी थी। उसमें राइट टू इक्वलिटी में कितने आर्टिकल आते थे? 14, 15, 16, 17, 18, 5 आर्टिकल आते थे, जिसमें हम आर्टिकल 16 को कवर करेंगे आज। आर्टिकल 14, 15 को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन अ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये आर्टिकल 16 से बात कर रहा है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, गवर्नमेंट सर्विस की बात कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग बात करता है। आर्टिकल 14 क्या था? वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में बात कर रहा था, एक वाइडर कॉन्सेप्ट था उसका। 15 क्या था? वो आर्टिकल एजुकेशन, एडमिशन, इंस्टीट्यूशन, रिजर्वेशन से इसके रिगार्डिंग बात करता है। ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग बात करता है। ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट याद रखना, मेन फोकस होना चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। कोई कहने लगे कि आर्टिकल 16 प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के लिए भी रिलेटेड भी बात करता है क्या? उसके रिलेटेड से डील करता है क्या प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट? नहीं, सिर्फ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से डील करता है। बस ये कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन अ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या कहने का मतलब? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये जो इंडिविजुअल है, जो पर्सन है, वो उसकी कैपेबिलिटी और स्किल्स और क्रेडिबिलिटी के बेस पर ही एलिजिबल होगा फॉर अपॉइंटमेंट अंडर अ गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जो पर्सन है वो अपने स्किल्स और कैपेसिटी के बेस पर ही एलिजिबल होगा। सपोज करो इसरो है, इसरो वैकेंसी निकालती है। इसरो क्या है? वो टेक्निकल एक इंस्टीट्यूट है, तो टेक्निकल पर्सनस के लिए वैकेंसी निकालेगी, तो नॉन टेक्निकल पर्सन एलिजिबल नहीं है उस वैकेंसी के लिए। ठीक है, क्लियर हो? तो इक्वलिटी मतलब कि पर्सन एलिजिबल भी होना चाहिए बाय ए स्किल्स और नॉलेज। तो ठीक है राइट, देखते हैं क्या क्या है। आर्टिकल 16 क्लोज 1 क्या गया? आर्टिकल 16 क्लोज 1 क्या गया? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगा हर एक सिटीजन को, हर एक सिटीजन। आर्टिकल 16 किस पर एप्लीकेबल होता? ये सिटीजन पर एप्लीकेबल होता। किस मैटर के रिगार्डिंग? एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। मतलब आर्टिकल 16 क्लोज 1 कह रहा इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी किसको प्रोवाइड करा? हर एक सिटीजन को प्रोवाइड कराएगा। किसके मैटर से? एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट अंडर द गवर्नमेंट सर्विस। कहने का मतलब आर्टिकल 16 क्लोज 1 कह रहा हर एक सिटीजन को इक्वली चांस दिया जाएगा और इक्वली अपॉर्चुनिटी दी जाएगी फॉर अपॉइंटमेंट। ठीक है, फॉर अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट हर को इक्वली चांस दिया जाएगा, सबको इक्वली चांस दिया जाएगा। पर याद रखना, आर्टिकल 16 क्लोज 1 स्टेट को लिमिट नहीं करता, रेस्ट्रिक्ट नहीं करता कि स्टेट के पास पावर है। स्टेट एक एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड सेट कर सकता है किसी भी गवर्नमेंट पोजीशन के लिए। जैसे कि इसरो है, इसरो का एक अलग एक स्टैंडर्ड सेट करेगा। यूपीएससी है, यूपीएससी के लिए जो वैकेंसी निकलती है उसके लिए एग्ज़ाम होता है, उसका एक अलग डिफरेंस स्टैंडर्ड है। सीजीएल है, सीजीएल के लिए एक डिफरेंट स्टैंडर्ड सेट है। ठीक है, याद रखना 16 क्लोज 1 हर एक इंडिविजुअल को सबको इक्वल ही चांस प्रोवाइड करता है, इक्वल ही। आर्टिकल 16 क्लोज 2 आर्टिकल 16 क्लोज 2 क्या कहना है? ये कहना है कोई भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा फॉर एम्प्लॉयमेंट कि कौन कौन से ग्राउंड पर? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। इन 7 ग्राउंड पर
किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा फॉर एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग किसी के भी साथ डिसीजन नहीं किया जाएगा किसके अंदर, गवर्नमेंट सर्विस के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 15 क्लोज में क्या था, 15 में क्या था, वो 5 ग्राउंड पर डील करता था कि 5 ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाए। ये कह रहा इन 7 ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा, 7 दो कौन से हैं, डिसेंट और रेजिडेंस, दोनों ऐड करें इन 7 ग्राउंड पर। इन 7 के बाद 8वां जो ग्राउंड है, यदि किसी और पे ले सकते हैं, जैसे लैंग्वेज के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है सिटीजन के साथ स्टेट, क्योंकि वो इन ग्राउंड में मेंशन नहीं है, 7 ग्राउंड में मेंशन है। तो 16 क्लोज टू क्या करना है, किसी भी सिटीजन डिस्क्रिमिनेशन नहीं कराया जाएगा, कि सबको इक्वली चांस दिया जाएगा या इक्वली अपॉर्चुनिटी दी जाएगी पूरा एम्प्लॉयमेंट के लिए इन 7 ग्राउंड के बेसिस पर। आर्टिकल 16 क्लोज 3 क्या करना है, कि पार्लियामेंट को पावर दे रहा है कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है, रेजिडेंस को प्रिस्क्राइब कर सकता है एज अ रेजिडेंस को एज अ क्वालिफिकेशन या कंडीशन सेट कर सकता है फॉर एम्प्लॉयमेंट, कि मतलब किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए पार्लियामेंट रेजिडेंस बेसिस पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सकता है इन अ स्टेट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी। किसी भी अथॉरिटी में, चाहे वो स्टेट में हो, यूनियन टेरिटरी में हो, लोकल अथॉरिटी हो, कोई सी भी अथॉरिटी हो, किसी भी अथॉरिटी में प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के पास पावर है कि पार्लियामेंट रेजिडेंस को एज अ कंडीशन सेट कर सकता है फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जैसे कि एक स्टेट तो जो एक स्टेट है हमारा राज्य है, वो तो इकोनॉमिकली, सोशली, फाइनेंशियली सब तरीके से वेल है, अपग्रेडेड है। और एक स्टेट है हमारा जिसमें तो वो बैकवर्ड क्लास है, बैकवर्ड, वो ना ही एजुकेशनली ना ही तुम्हारा सोशली स्टेबल है, तो उसमें एज अ रेजिडेंस बेसिस पे कि इस रेजिडेंस बेसिस पर उस स्टेट को में जॉब प्रोवाइड करा सकता है, पर कौन करेगा, पार्लियामेंट के पास पावर है कि पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है एज अ कंडीशन या क्वालिफिकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि अभी कोई भी देयर इज नो सच प्रोविजन फॉर एनी स्टेट, किसी भी स्टेट में ऐसा प्रोविजन नहीं है सिवाय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन दोनों स्टेट में है। और इसके लिए एक एक्ट भी है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रेजिडेंस रिक्वायरमेंट एक्ट 1957। 16 क्लोज 5 क्या करना है, ये करना ये एम्पावर स्टेट को पावर दे रहा है, स्टेट कोई भी स्पेशल प्रोविजन बना सकता है फॉर अ रिजर्वेशन, किसके लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए, या पोस्ट रिजर्व कर सकता है बैकवर्ड क्लास के लिए। बट जो बैकवर्ड क्लास है, कंडीशन ये है, 2 कंडीशन है, बैकवर्ड क्लास सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड होनी चाहिए और वो इन एडुकेटली रिप्रेजेंट करती हो गवर्नमेंट सर्विस के अंदर। जैसे इन एडुकेटली मतलब प्रोपोर्शनली डिफ्रेंशिएशन हो। जैसे सपोज करो गवर्नमेंट सर्विस है, गवर्नमेंट सर्विस में 100% हैं जो सर्विस में सर्विस कर रहे हैं, उसमें से 90 तो एक कम्युनिटी से हैं, अपर क्लास हैं, और 10 एक एक दूसरी कम्युनिटी से हैं, तो 90 और 10 दोनों इक्वली बैलेंस थोड़ी हैं, वो प्रोपोर्शनली डिफ्रेंशिएशन है दोनों में। तो इस केसेस पे हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करा सकता है स्टेट, ठीक है। आर्टिकल 16 क्लोज 4A क्या कहता है, ये रिजर्वेशन प्रोवाइड करा सकता है, ये डील करता है रिजर्वेशन किसके लिए, किस बेसिस पर कर सकता है, प्रमोशन बेसिस पर कर सकता है, कि प्रमोशन बेसिस पे कर सकता है विद द कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप। ये कब ऐड किया गया था, 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 में ऐड किया गया था। ये याद रखना, आर्टिकल 16 क्लोज 4A किस में अमेंडमेंट में क्या करता है, ये प्रमोशन बेस पे रिजर्वेशन प्रोवाइड करा सकता है कि कोई भी इंडिविजुअल कितने टाइम तक अपनी उस सीनियोरिटी बेसिस पे कि कितना सीनियर है उस बेसिस पर। आर्टिकल 16 लॉस 4 अमेंडमेंट बी क्या करता है, ये
कैरी जो कैरिंग ओवर अनफिल्ड वैकेंसी रिजर्व फॉर अ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब टू सब्सिक्वेंट ईयर इज सिंपली रेफर एज अ कैरी फॉरवर्ड रूल। ये 81st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द 2000 में ऐड किया गया था। तो इसमें क्या होता है 16 क्लॉज 4 अमेंडमेंट बी क्या करता है, जो अनफिल्ड वैकेंसी हैं रिजर्व क्लास की वो नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। जैसे सपोज करो 20 वैकेंसी है रिजर्व क्लास की, एक एग्जांपल है, हम नॉर्मली 20 वैकेंसी है रिजर्व क्लास की करंट ईयर में, जो 10 तो फिल हो गई हैं, 10 रह गई हैं, तो जो 10 वैकेंसी हैं वो नेक्स्ट ईयर के जो रिजर्व वैकेंसी है उसमें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये कैरी फॉरवर्ड बढ़ गया है। पर ये क्या करता है, एंड करता है हमारा 50% सीलिंग ऑन अ रिजर्वेशन इन अ बैक लॉग वैकेंसी। 16 क्लोज 5 क्या करता है, लॉ प्रोवाइड कराता है किसके लिए, जो भी रिलीजियस है, रिलीजियस या डिनोमिनेशन इंस्टीट्यूशन है, जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, तो जो उसके गवर्निंग मेंबर होंगे, जो ऑफिशियल मेंबर होंगे, वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करेंगे। आर्टिकल 16 क्लोज 5 इसे डील करता है। जैसे कि इस्लाम है, इस्लाम में उसका इंस्टीट्यूट है, तो उसमें सपोज जो भी मेंबर हैं, जो भी गवर्निंग बॉडी के जो मेंबर हैं, वो पर्टिकुलर रिलीजन इस्लाम से ही बिलोंग करेंगे। ऐसे हिंदू रिलीजन है, हिंदू रिलीजन में क्या है, जो भी उसकी गवर्निंग बॉडी के मेंबर होंगे वो किससे बिलोंग करेंगे, वो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करेंगे। कोई कह रहा है, यही कह रहा है ये, लॉ कैन प्रोवाइड दैट इनकम्बेंट ऑफ अ ऑफिस रिलेटेड टू द रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूट और मेंबर ऑफ इट्स गवर्निंग बॉडी शुड बिलोंग टू द पर्टिकुलर रिलीजन और डिनोमिनेशन। यदि हिंदू रिलीजन का इंस्टीट्यूट है तो उसके हिंदू रिलीजन के मेंबर जो होंगे, जो गवर्निंग मेंबर वो हिंदू से बिलोंग करेंगे, हिंदू रिलीजन से बिलोंग करेंगे, और जो इस्लाम है, इस्लाम के मेंबर इस्लाम रिलीजन से बिलोंग करेंगे। आर्टिकल 16 क्लोज 6 क्या करा, ये स्टेट को परमिट करता है, स्टेट रिजर्वेशन प्रोवाइड करा सकता है मैक्सिमम 10% तक, किसके लिए, इकोनॉमी की वीकर सेक्शन पर्सन के लिए। और ये कब ऐड किया गया था, 103 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2019 में। मंडल कमीशन पर देख लेते हैं मंडल कमीशन क्या, ये 1977 है, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के अंदर सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंट की गई थी। किसकी चेयरमैनशिप के अंदर, बीपी मंडल के चेयरमैनशिप के अंदर की गई थी। इन्हें क्या रिकमेंडेशन दी थी, 27% रिजर्वेशन की रिकमेंडेशन दी थी ओबीसी के लिए इन गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, याद रखना एक चीज़, और फर्स्ट बैकवर्ड जो क्लास कमीशन थी वो किसके कभी अपॉइंट की गई थी, 1953 में की गई थी। किसकी चेयरमैनशिप के अंदर, काका कलेकर की चेयरमैनशिप के अंदर। अब इसके जजमेंट देख लेते हैं। एम.आर. बालाजी वैसा मैसूर केस था 1963 का, जी क्या, मैसूर में क्या, उन्होंने कम्युनिटी को, हर एक कम्युनिटी को रिजर्वेशन प्रोवाइड करा था, जिसका टोटल कैलकुलेशन 68% आया था, जिसे कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था और लिमिट लगा दी थी 15% क्राइटेरिया फॉर रिजर्वेशन। यह दावे सॉरी देवादसन वैसे यूनियन ऑफ इंडिया केस में, इसमें क्या हुआ, एग्जामिन किया था, एप्लीकेशन होता आर्टिकल 16 क्लोज 4 को, और जो कैरी फॉरवर्ड रूल था उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि वो हमारी जो लिमिट थी 50% की जो रिजर्वेशन की लिमिट थी उसे वायलेट कर रहा था, तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था कैरी फॉरवर्ड को। इसके अंदर क्या था, देवादसन वैसे यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर कैरी फॉरवर्ड जो रूल था उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता, क्योंकि ये हमारी जो 50% जो लिमिट है उसे वायलेट कर रहा था। इंद्रसानी केस, ये तो मौसम, इसे तो मंडल कमीशन केस भी कहते हैं। इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड डिक्लेयर कर दिया था कोर्ट ने 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। और क्या क्या जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा वो इनिशियल अपॉइंटमेंट में प्रोवाइड किया जाएगा, कि प्रमोशन में प्रोवाइड नहीं किया जाएगा रिजर्वेशन। जो हमने 16 क्लोज 4A और 4B पढ़ा था ना, वो
इस केस के बाद आए थे, इस केस के बाद ऐड किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। और क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट किया गया था, जो क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा आपके बेनिफिशियरी जो है रिजर्वेशन में। और लिमिट क्या कर दी थी, 50% सेट की कर दी थी। और परमानेंट कोर्ट की ये भी थी, परमानेंट स्टैचुरी बॉडी बनाई जाएगी, इसके लिए एग्जामिन करेगी जो कंप्लेंट ओवर इंक्लूजन और अंडर इंक्लूजन इन द लिस्ट ऑफ द ओबीसी, जो ओवर इंक्लूजन और अंडर इंक्लूजन इन द लिस्ट ऑफ द ओबीसी को ऑब्जर्व करेगी। एक 76 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1994 ने क्या प्लेस किया, तमिलनाडु रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1994 को 9th शेड्यूल में मेंशन कर दिया गया था, किसके लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि ये क्या कर रहा था, 69% रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहा था, जो कि हमारी 50% लिमिट को एक्सीड कर रहा था। तो ये वायलेट नहीं है, ये तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1994, क्योंकि इसे 9th शेड्यूल में मेंशन कर दिया गया, रख दिया गया। 9th शेड्यूल को किसी और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है। एम नागराज वैसा यूनियन ऑफ इंडिया केस में, इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था आर्टिकल 16 क्लोज 4 अमेंडमेंट ए को। ठीक है, पर इसके साथ कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी दी थी, कुछ कंडीशन भी सेट की गई थी कि क्वान्टिफाइबल डेटा ऑन अ बैकवर्ड क्लास ऑफ अ शेड्यूल्ड ट्राइब्स अवेलेबल होना चाहिए, और फैक्ट होने चाहिए उसके इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन के, कि वो इनएडुकेटली रिप्रेजेंट हो रही है सर्विस के अंदर, इसके रिगार्डिंग फैक्ट होना चाहिए। और सबसे एक थर्ड इसमें क्या था, जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है वो भी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए रिजर्वेशन से। ठीक है, आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गया हो। एक बार और जल्दी क्विक कर लेते हैं। जैसे 16 क्लोज 1 क्या कर रहा था, सबको इक्वली चांस दे रहा था। 16 क्लोज 2 में क्या था, वो क्या कर रहा था कि हमारे जो 7 ग्राउंड थे उस बेसिस पे किसी के सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ठीक है। और 16 क्लोज 3 में क्या कर रहा था, वो क्या, पार्लियामेंट को पावर दे रहा था कि पार्लियामेंट रेजिडेंस को एज अ क्वालिफिकेशन सेट कर सकती है एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है। और 16 क्लोज 4 क्या कर रहा था, 16 क्लोज स्टेट को पावर दे रहा था कि स्टेट रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, पर किसे, बैकवर्ड क्लास को। बट बैकवर्ड क्लास सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड होनी चाहिए, और उसका इनएडुकेटली रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए स्टेट में सर्विस के अंदर। 16 क्लोज 4, 16 क्लोज 4 ये क्या करता, वो प्रमोशन से रिलेटेड डील कर रहा था। और 16 क्लोज 5 किससे, जो हमारा कैरी फॉरवर्ड जो कॉन्सेप्ट था कि जो अनफिल्ड वैकेंसी है उसे नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर दी जाएंगी, उसे डील कर रहा था। 16 क्लोज 5 क्या था, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, जो उसके गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं, वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर रिलीजन्स आएंगे। जो इस्लाम के गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं तो वो इस्लाम रिलीजन्स आएंगे, और जो हिंदू रिलीजन के मेंबर हैं वो हिंदू रिलीजन्स आएंगे। और 16 किलो क्या स्टेट को पावर दे रहा है कि स्टेट मैक्सिमम 10% का रिजर्वेशन सेट कर सकता है, किसके लिए, इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए। ओके गाइस, आई होप आपको वीडियो क्लियर आई हो। जो भी कुछ भी डाउट हो आप दोबारा से कंप्लीट वीडियो को देख लेना, और प्लीज़ गाइस कमेंट करना कि आपकी क्वेरी है कहाँ, कहाँ आपको कुछ क्लियर नहीं हो रहा है प्लीज़। और आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ गाइस, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें आप, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय।